हेलो दोस्तों, मैं हूं शेख सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर फरमान, जो कि ओनर है मारुति सुजुकी सियाज की। और इस बार ये ना कोई पेट्रोल कार है ना डीजल कार है, इस बार हमारे साथ में जुड़ी है दोस्तों हाइब्रिड कार। तो आइए एक बार इसके साथ में अपना ओनरशिप रिव्यू इनसे लेते हैं और इनका जो भी एक्सपीरियंस होगा ये हमारे साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पे अपनी डिटेल्स हमें ईमेल कर दीजिएगा। हम उस पे तुरंत से तुरंत आपको कॉल करेंगे, आपकी सिटी में आकर आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं मिस्टर फरमान का। Hello friends, we are here to talk about Maruti Ciaz, और and this दोस्तों, is a hybrid plus diesel car. हाइब्रिड Not only प्लस hybrid, डीजल, semi-hybrid सेमी diesel. हाइब्रिड Yes. डीजल कार। ओके, तो चलिए आइए मिस्टर फरमान, अपना कार को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कार में ही आज सारी शूटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आइए। तो फरमान जी, सबसे पहले आप ये बताइए, ये कौन से ईयर का मॉडल है और ये आपको ये कितने की कॉस्टिंग में पड़ी थी? ये है 2016 में ली थी मैंने, मार्च मंथ में। ये मुझे अराउंड 11,92,000 के अराउंड पड़ी थी, विदाउट EMI। ऑन रोड पड़ी थी 11.92 की। और ये डीजल हाइब्रिड है, इसलिए टॉप मॉडल है इसका, SHVS डीजल हाइब्रिड सियाज। ओके, और ये कार लेने से पहले आपके पास में और कौन कौन से आपने ऑप्शंस आपके सामने थे जो आपने सर्च करे थे, मतलब किन कार्स के ऊपर आपने इसको प्रेफरेंस दी थी? ये मैंने एक वरना टेस्ट ड्राइव ली थी, होंडा सिटी टेस्ट ड्राइव ली थी, जो कि इसके राइवल्स हैं, और कोई तो है ही नहीं कंपटीशन में। यही तीनों कार इस टाइम भी कंपटीशन में चल रही हैं, और 2015 से तीनों ही हैं जो कंपटीशन में चल रही हैं, और एक के बाद एक फेसलिफ्ट लेकर आ रही हैं अपने। तो वो आपको अच्छी नहीं लगी थी? वो बहुत से डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक बूट स्पेस है, ग्राउंड क्लियरेंस है, और माइलेज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। खैर, मारुति सुजुकी तो माइलेज में मानी ही जाती है। और प्लस जो इसमें प्लस पॉइंट था, मैंने जिस टाइम ली थी उस टाइम पर इसमें ऑड इवन स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एग्जेम्प्टेड थी। ऑड इवन में मैं इसे चला रहा था, क्योंकि ये हाइब्रिड है ना। प्लस अगर होंडा सिटी और वरना की बात करते हैं, तो इससे 2 से 3 लाख महंगी है होंडा सिटी और वरना। और अगर हम देखें तो कंपेयर करें, ये अराउंड 12 लाख की पड़ी थी, वो 14 और 15 के बीच में थी, वरना और होंडा सिटी। माइलेज उसमें कम है, 18 से 20 के अराउंड है दोनों में। इसकी 28 की माइलेज कंपनी आपको श्योरिटी देती है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है 24 की एवरेज आराम से निकाल देती है हाईवे पर। और अगर हम लोकल में दिल्ली में चलाते हैं इसको, तो अराउंड आप मान के चलिए 17-18 की एवरेज दिल्ली में भी निकाल देंगे, दिल्ली के ट्रैफिक में भी। दिल्ली के ट्रैफिक में 17 हाँ। 18 की एवरेज निकाल देती है? अच्छा। उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है जो ये सेमी हाइब्रिड सिस्टम है ना। मैं जैसे ही रेड लाइट पर रुकता हूँ, तो क्लच छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती है, और जब दोबारा स्टार्ट होती है तो ये डीजल नहीं लेती स्टार्टिंग में, ये अच्छा। बैटरी से स्टार्ट होती है। इसकी अच्छा। हैवी बैटरी लगी हुई है ना, तो ये बैटरी से स्टार्ट होती है। ओके, एक बार जो है, ठीक है, एक बार एक काम करते हैं हम दोस्तों, एक बार कार को साइड में लगाते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कार बंद होगी। आप जैसे देखिए, ये देखिए, ये कार इस टाइम पे एसी इसका ऑन है, एसी ऑन रहता एसी है ना। ऑन है। अब देखिए, हम रेड लाइट पे खड़े हुए हैं और एसी इसका ऑन है यहाँ पे, और मगर ये कार एक तरीके से बंद हो चुकी है, हम्म, मतलब डीजल वगैरह नहीं इसमें ले रही है अपना ये। इस टाइम कुछ नहीं ले रही है। इस टाइम पे मैंने कुछ नहीं ले इसको रही है। ऑटो, एसी जो है ऑटो पे कर रखा है 20 पे। ऑटो तो देखेंगे आप यहाँ पे, ऑटो पे 20 पर एसी। कर रखा है। अब ये 20 से नीचे टेम्परेचर जाते ही ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगी, चाहे मैं गाड़ी चलाऊं या ना चलाऊं। ओके, अगर आप 20 तक रखते हैं टेम्परेचर या उससे ऊपर रखते हैं? जिस टेम्परेचर पर सेट करेंगे उस पर ही अब ऑटो देखिए स्टार्ट हो दोस्तों, जाएगी। रेड लाइट हो गई, इन्होंने जैसे ही क्लच छोड़ा,
क्लच क्या ब्रेक ही तो होगा इसमें? नहीं, अच्छा हाँ, क्लच ये तो क्लच आपका मैनुअल है, ठीक है मैनुअल ठीक है है। ना। हाँ, क्लच होते डीजल ही ये, मारुति डीजल में ऑटोमेटिक नहीं बनाती ना, ओके, सियाज ये ऑटोमेटिक नहीं अपने है। आप स्टार्ट हो गई दोस्तों, और इसमें बैटरी से पावर लेते ही स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में ये डीजल से, अब ये डीजल से चल रही है या ये बैटरी अभी से? अब ये सेमी हाइब्रिड है, ये डीजल से चल रही है, ये स्टार्ट बैटरी से होती है। पर स्टार्ट बैटरी से हो गई और डीजल से इसी अब ये चल हाँ, रही है। इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंट है, 28 की जो माइलेज है उसके पीछे ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप जब भी रेड लाइट पर रुकते हैं, आप देखते हैं, और नॉर्मल कार्स में आप गाड़ी बंद नहीं करते, 10 20 30 सेकंड के लिए गाड़ी बंद नहीं करते, और ये गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, तो उस टाइम में जो फ्यूल खर्च होता है उसको बचाती है। ओके ओके। प्लस इसमें 1248 सीसी का इंजन है, डीजल इंजन, जो 4000 आरपीएम इसकी मैक्सिमम पावर है, और 88.8 इसका बीएचपी है। तो अगर इसके राइवल से कंपेयर करें होंडा सिटी और वरना से, तो बीएचपी इसका कम है, बट हमें मुझे तो मोर देन इनफ लगा इस गाड़ी को चलाने के बाद। ओके फरमान जी, अगला सवाल हमारा आपसे ये है, इस कार के लिए आपने मतलब इस कार में आपको कौन सी ऐसी अच्छी चीजें लगी इस कार में? इसमें आपको तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इस कार को चलाते हुए, कितनी चल गई आपकी कार? अब मैंने तो सिर्फ 36,000 चलाई है अभी थर्टी तक। सिक्स थाउजेंड चलाई है, बट एक रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू देने के लिए ये मोर देन इनफ है दोस्तों। तो अब आप ये बताइए, इसमें आपको क्या बहुत बढ़िया चीज लगी हो, जो आप अगर दूसरी कार भी लेते तो हो सकता है उसमें ना आपको ऐसी लगती हो? उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको सोचकर मैंने लिया है, और सबसे मेन, सबसे पहले कोई भी देखता है, गाड़ी खरीदता है, सबसे पहले प्राइस देखता है, और ये अपने राइवल से सस्ती है, 2 से 3 लाख सस्ती है। और उसके बाद आप इसको बूट स्पेस अगर देखें, वरना और होंडा सिटी में अराउंड 465 लीटर का बूट स्पेस है, और इसके अंदर 510 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि किसी भी सिडैन से आप कंपेयर कर सकते हैं इस रेट में, किसी भी सिडैन से, तो कोई भी इसको बीट नहीं कर सकता बूट स्पेस में। और एक इसका जो सबसे मेन फीचर है जिसकी वजह से मैंने ली है, कि ये ऑड इवन में एग्जेम्प्टेड थी, ऑड इवन में भी चल रही थी होंडा सिटी, वरना मैं क्या कोई भी गाड़ी ले लेता। बट ऑड इवन 2016 में था। उसी मंथ, उस वीक में, जिस वीक में मैंने लिए ना, मैंने लिए है 17 मार्च को, तो ये 15 मार्च को आया था बिल के ऑड इवन जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जब गाड़ी ली थी नेक्स्ट वीक ही मुझे रोक लिया था ट्रैफिक वालों ने। यहाँ पे आपका स्पीड का वो है 50 से हम्म, नीचे का। हम्म, मुझे ओके। जिस वीक में मैंने ली नेक्स्ट वीक में ही रोक लिया था ट्रैफिक वालों ने, पर मैंने उन्हें पेपर्स दिखाए, उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं थी कि हाइब्रिड कार है, पर मैंने उन्हें पेपर्स दिखाए तो उन्होंने मुझे जाने दिया। क्योंकि खैर ये तो आरसी में चढ़ी होती है, हाँ, इसकी तो कोई आरसी में दिक्कत ही चढ़ी नहीं हुई है। तो हाइब्रिड है। नेक्स्ट बार तो जब आपका ऑडी बनाने वाला था तो उसमें तो हाँ हाइब्रिड के लिए मना कर दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने मना कर दिया। मैंने जिस टाइम पर ली थी उस टाइम के लिए तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट था इसको लेने का, बूट स्पेस है, हाइब्रिड कार है, और आपको सबसे मेन, अगर सिडैन लेते हैं तो जो सिडैन चलाते हैं उन्हें ये बात पता है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। और अगर 170 आप mm काफी वरना है। वरना और होंडा सिटी को देखेंगे तो आप उनके अंदर 165 mm है। कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, मगर फिर भी बीट करती है उन्हें फिर भी कुछ फाइव ना एम कुछ एम तो से। फर्क पड़ता ही है। हाँ, फर्क पड़ता है। एक चीज फरमान जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से ये आपकी लग्जरियस कार में आती है, बट हम्म, काफी लोग मारुति सुजुकी के सियाज को भी और काफी और गाड़ियों को एक डब्बा कहते हैं कि डब्बा गाड़ी है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब ये है। हम्म, तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी, क्योंकि आपका 5 साल हो चुके हैं और जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पे काफी हम्म। तंग रास्ते हैं, तो आपको वहां से निकालनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से आपको कैसी लगी है कार, बिल्ड बिल्ड क्वालिटी और रास्तों में से ड्राइवेबिलिटी के लिए? बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि होंडा सिटी और वरना से टफ है, उतनी टफ नहीं है, मगर मारुति की बाकी कार से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी है। आप ब्रेजा से कंपेयर करें, या मारुति की जितनी भी कार्स हैं, बलेनो, वैगनार, और सबसे मेन स्विफ्ट, आपने देखा होगा कई बार स्विफ्ट ज्यादातर एक्सीडेंट होने के बाद कैसी हो जाती है, तो उन कार से स्ट्रांग है। बट होंडा सिटी और वरना इन सब से कंपेयर करें तो
इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको नहीं बोलूंगा कि अच्छी है बाकी दोनों से। देखिए दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी का तो इन्होंने हमें बता दिया। चलिए आइए एक चीज ये पूछते हैं कि एक तो बिल्ड क्वालिटी हो गया कि इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट हो गया, और क्या आपको इसमें नेगेटिव लगा कार में? और कुछ नेगेटिव तो इस कार में मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगा। जो इस अ, जैसे लाइक सिडान में जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस सिडान की बढ़ानी चाहिए कंपनी को कुछ। वैसे तो इसके जितने भी राइवल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगी जाती है नीचे। आपको पता है इंडिया में रोड्स कैसे हैं। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके अंदर देखें तो उनके लिए सिडान गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, पर इंडिया के लिए कुछ ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी को बढ़ानी चाहिए। दरअसल ग्राउंड क्लियरेंस कम रखने का पर्पस कंपनी का ये भी होता है कि गाड़ी हाँ, जितनी ज्यादा जमीन से लगी हुई उतना, होगी उतना हाँ, ही वो कंफर्ट रहेगी। कंफर्ट लेवल रहता है उसका, जो अब जैसे आप ड्राइवर का फॉर्च्यूनर कंफर्ट है। वगैरह में बैठ जाए तो ट्रैवल का उतना कंफर्ट नहीं है जितना इस कार में कंफर्ट हाँ आ जाएगा। पीछे पैसेंजर बैठा हुआ सो भी जाएगा, बट उसमें नहीं सो सकता है, हाँ, उसमें आपका नई बात बनेगी। फर्क पड़ता है बस। ऐसे मुझे कुछ लगा नहीं इसके अंदर के इसमें कुछ डिसएडवांटेज है इसको लेने के। बस एक चीज है जो बिल्ड क्वालिटी आपने बोली, मैं उसमें नहीं बोल सकता क्योंकि मारुति में हाँ बिल्ड क्वालिटी हल्की होती है। इसका वेट अराउंड 1100 केजी के अराउंड है इसका वेट, और जो आपकी होंडा सिटी है उसका 13 to 1400 के अराउंड है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी हल्की है। आज तो फरमान जी पूरी रिसर्च करके आया है नहीं, कार के बारे में। मैंने रिसर्च आज नहीं की थी। रिसर्च मैंने तब की थी जब मैंने ली थी। मैंने मैंने कम से कम, गाड़ी की पूरी स्पेसिफिकेशन बता दिया मुझे आपने, बढ़िया सब से। पता है। मैंने जब कार ये ली थी तो इस मैंने ये कार चलाई भी नहीं थी, ये डायरेक्ट परचेज की थी। और वरना होंडा सिटी, क्रेटा और टीयूवी काफी कार्स, एसयूवी में भी सिडैन में भी काफी कंपेयर की थी, मगर मैंने इसको सिर्फ देखा था और ले लिया। टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली इसकी, अपनी ही चलाई है। और इसको लेने से पहले काफी रिसर्च की, जिसकी वजह से एंड में एट लास्ट मैंने यही ली। फरमान जी, आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब कैसा है, टच कैसा है इंफोटेनमेंट, इसका, वॉइस वगैरह कैसी है, सारी चीजें के बारे में कैसा रहा है? इंफोटेनमेंट की अगर हम बात करें तो अब इसका 7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो कि अपने राइवल से सबसे ज्यादा है। होंडा सिटी और वरना में भी 5.5 मिलता है आपको, इसमें 7 इंच का स्क्रीन था। बट इसमें आपको जो आप वीडियो प्ले वगैरह का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। अगर आप चाहें कि वीडियो प्ले करें इसके अंदर कोई अपने फोन से कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से, मगर वीडियो प्ले नहीं हो सकती इसमें। आप इसको एप्पल कार प्ले से भी कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉइड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी। इसके कंट्रोल्स फरमान जी कहाँ पे है? कंट्रोल्स, क्योंकि ये टॉप मॉडल है इसलिए इसके कंट्रोल स्टीयरिंग पर भी हैं, और इसमें ये वॉल्यूम कंट्रोल है। ये आप अगर मीडिया आप कनेक्ट करते हैं अपने फोन से तो इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट म्यूजिक करना है, म्यूट करना है, और मोड चेंज करना है, ब्लूटूथ मोड करना है, ऑक्स मोड करना है, आपको अगर एफएम मोड करना है, तो सारे मोड्स आप स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे टच करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। प्लस नेविगेशन सिस्टम भी है, जो कि नेविगेशन और मीडिया प्ले, वॉल्यूम, सब कुछ आप इसको वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एक बार दोस्तों ग्लोब बॉक्स की बात कर ले तो ग्लोब बॉक्स में तकरीबन कितना साइज मिल जाता है आपको? इसमें आपका एसी कंपार्टमेंट नहीं दे रखा है ग्लोब बॉक्स में? नहीं, इसमें नहीं। इसमें दोस्तों एसी कंपार्टमेंट नहीं दे रखा है, वो मिसिंग मैं इसमें जरूर मानूंगा। अगर हम चारों पावर विंडोज की बात करें तो चारों पावर विंडोज मिल जाती है। चारों पावर है। देखिए ड्राइवर सीट पे आपको चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं इसमें। प्रमाण जी एक चीज बताओ, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है इसमें? एसी परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑटो एसी पे चलता है, आप इसको 20 पे भी रख सकते हैं, 18 पर भी रख सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको 18 पर लो कर सकते हैं, और ये फुल
ब्लोअर के साथ आपको 18 पे गाड़ी इतनी चिल्ड कर देगा कि आपको फिर कम करना पड़ जाएगा, टेम्परेचर आप खुद बढ़ाओगे। लाइक मैक्सिमम मैं जो इसको नॉर्मली चलाता हूँ वो 24 पर रखता हूँ, ओके। जिससे ये ऑटो पर 24 टेम्परेचर कर देती है ये गाड़ी। एसी वेंट्स की बात कर ले तो इसमें बैक साइड में बैक भी साइड एसी बैक वेंट दे साइड में रखा एक है। एसी वेंट है, फ्रंट पे 4 है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसी वेंट इसमें दे रखा है पीछे। एसी वेंट्स की कंट्रोल भी दे रखे हैं पीछे। कंट्रोल्स हैं वो ओनली उसको ऑफ और ऑन करने के लिए। अगर आपको ब्लोअर बंद करना है पीछे का ओके। तो आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ड्राइवर सीट के साथ में आपको हैंड रेस्ट भी दे रखा है। थोड़ा छोटा है क्योंकि दोनों जो सीट्स हैं, दोनों सीट्स के कंबाइन में यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए, इस तरीके से इतनी स्पेस आपको मिल जाती है। कुर्बान जी सारा सामान खाली करके लाए हैं आज। नहीं, ऐसे ही थी गाड़ी, सर्विस होकर आई थी ना लास्ट में, अच्छा, तो सर्विस होके आई थी। उसके बाद मैंने रखा ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसमें एक चीज और बताइए, इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो नेविगेशन सिस्टम है क्या? नेविगेशन भी है, वॉइस कमांड से है। वॉइस कमांड से है। नेविगेशन की चिप तो इसमें दिखने की कैसे, कहाँ से करती है? नेविगेशन अच्छा अच्छा, चिप यहाँ पे। नेविगेशन चिप ये लगी है, जीपीएस प्लस। आप इसको कंट्रोल सिर्फ जब गाड़ी आपकी एक जगह खड़ी है, रेड लाइट पर खड़ी है, आप कहीं साइड में पार्क करने के बाद ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं स्क्रीन को, वरना सेफ्टी फीचर है इसका। आप अगर गाड़ी चल रही है तो ये ऑपरेट नहीं कर सकते आप स्क्रीन को। हाँ लाइक इसमें वो तो इस मैक्सिमम में ऐसे हाँ, ही होता है। इसमें आप अगर डालते हैं एड्रेस लाइक दिल्ली, सिस्टम की बात कर ले तो काफी अच्छा नेविगेशन सिस्टम दे रखा है। ये देखिए, दो उंगलियों से ही आराम से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से काफी अच्छा नेविगेशन सिस्टम दे रखा है। वॉइस कंट्रोल कमांड वगैरह सारी चीजें कार्ड में दे रखी हैं। ये बताइए, अब आपको गेयर बॉक्स कैसा लगा इसका? गियर बॉक्स इसका ठीक है। आपको 5 गियर मिलते हैं, हालांकि बाकी राइवल्स में 6 गियर मिलते हैं, वरना में 6 है आई थिंक, जहां तक मुझे नॉलेज है, वरना में 6 है। पर 5 गियर भी मोर देन इनफ है। अगर आप हाईवे पर जाते हैं तो 5वें गियर के अंदर आप मैंने जो इसको मैक्सिमम चलाई है वो 170 चलाई है। पर अगर आप ट्राई करें प्लेन रोड पर तो ऑलमोस्ट आप 190 तक इसको ले जा सकते हैं मैक्सिमम स्पीड, 5वें गियर के अंदर ही। तो मुझे नहीं लगता कि 6 गियर की कोई ऐसी जरूरत है। 5वें गियर के अंदर कितने तक कह रहे हैं आप? लास्ट 190 जा सकती है, मैंने इसको 170 तक चला रखा है। 170 तक चला लिया? अच्छा। कार में कोई वाइब्रेशन या किसी तरीके का नहीं आपको नहीं, लगा हो, या कार में ऐसा लगा कार हो कि की कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कार को चलाने में, या? नहीं नहीं, क्योंकि ये डीजल है तो पेट्रोल से अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि जितनी हैवी होती है गाड़ी उतनी ज्यादा रोड से चिपक कर चलती है, और सिडैन लोग लेते ही इसीलिए हैं कि कंफर्ट लेवल है और सस्पेंशन है, इसकी माउंटिंग है, बहुत अच्छी माउंटिंग है। आपको थोड़ी भी वाइब्रेशन नहीं लगेगी, गाड़ी 150 पर चलेगी उसके बाद भी आपको लगेगा नहीं कि 150 पर है। वाइब्रेशन, जीरो वाइब्रेशन। तो मेरा जो एक गाड़ी लेने का मकसद था वो दो थे। एक ये ऑडी वन में चल रही थी, प्लस मुझे बूट स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मैं फैमिली के साथ टूर भी करता रहता हूँ, और कभी आना जाना लगा रहता है, आउटसाइड दिल्ली आउट स्टेशन जाना जाता रहता हूँ मैं, हिल स्टेशन भी, और कभी फैमिली टूर पर भी जाना है, कहीं भी जाना है मैं इसी गाड़ी को लेकर जाता हूँ। और मुझे बूट स्पेस की मेनली बहुत ज्यादा जरूरत है। 510 लीटर का बूट स्पेस है जो किसी राइवल में नहीं मिलता इसके। तो मेरे लिए तो ये दो प्लस पॉइंट्स थे जो मैंने इसको लिया, और मैं किसी और कार को सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको बूट स्पेस अच्छा चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए, माइलेज अच्छी चाहिए, और लेग स्पेस है गाड़ी के अंदर, सब कुछ अच्छा है। प्राइस सबसे मेनली प्राइस है। प्राइस भी गाड़ी से 2-3 लाख सस्ता है होंडा सिटी और वरना से। और अगर कोई ये देखता है कि इसमें किसी की अगर प्रेफरेंस सनरूफ है और टॉर्क ज्यादा है, बीएचपी ज्यादा है, तो आप जा सकते हैं होंडा सिटी और वरना पे। तो वो अपनी अपनी नीड्स पे होता है। मुझे क्या पसंद है, मुझे चाहिए बूट स्पेस चाहिए, माइलेज अच्छी चाहिए, जो कि 90% लोगों को, पब्लिक को यही चाहिए।
बूट स्पेस हो गया, माइलेज हो गई, प्राइस मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा ये है कि इस कार की, जैसे आपने 136,000 किलोमीटर चला दिया है, तो सर्विसिंग कॉस्ट इस कार की कितनी आती है? मेरे लिए तो सर्विस कॉस्ट मुझे बहुत कम पड़ी है, क्योंकि जब मैंने इस कार को परचेज किया था तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो 3 सर्विस फ्री थी इसके साथ। और उसके बाद मुझे जो एडवाइजर था उसने ऑफर किया था एक एमसीपी करने के लिए। तो एमसीपी में जो था वो ये सर्विसेज थी कि मुझे उसके अंदर 4 सर्विसेज मिलेंगी, 2 वॉशिंग कूपन्स मिलेंगे, प्लस 142 पॉइंट चेकअप्स मिलेंगे, और पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगी। ये सब कुछ मुझे अप टू 50,000 किलोमीटर मिला था। और ये जो मेरी एमसीपी खत्म हुई है लास्ट, ये इस मार्च में, जो गाड़ी को 5 साल हुए हैं इस मार्च में, तो 5 साल बाद गाड़ी की एमसीपी खत्म हुई है, और इसकी कॉस्ट सिर्फ मुझे पड़ी थी 27,500। तो मेरी पूरी 5 साल की जो गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट है वो 27,500 पड़ी है मुझे। और अगर जिस टाइम पर सर्विस कराने जाते हैं तो 100 या 200 की कॉस्ट वो लेते थे, बिल बनाते थे, सिर्फ वो नट वगैरह अगर कुछ होता है या ऑयलिंग वगैरह कुछ एक्स्ट्रा अगर इसके अंदर लगता है एमसीपी से तो कॉस्ट लगती थी। वरना अगर आप एक एस्टिमेट जोड़ें तो 28,000 में आपकी 5 साल की सर्विस हो जाएगी। मेरी तो इतने में हुई है, क्योंकि मेरी सिर्फ 36,000 चली है। एमसीबी में जिस तरीके से आपने बोला 27,000 से 28,000 उन्होंने कॉस्टिंग ली है 5 साल तक की, मतलब फर्स्ट 3 ईयर तो फ्री था, उसके बाद में नेक्स्ट 4 ईयर्स की इतनी उन्होंने कॉस्टिंग ली है। तो इसमें आपको उस एमसीबी में उन्होंने इंजन ऑयल जो डाल के दिया वो ऑर्डिनरी डाल के दिया या सिंथेटिक डाल के इंजन ऑयल इसमें इस एमसीबी में तो ऑर्डिनरी था, और अगर सिंथेटिक मुझे डलवाना था तो उसमें जो डिफरेंसेस थे वो मैं पे कर कर डलवा सकता था। मैंने इसको ऑर्डिनरी डलवाया था, क्योंकि जब कार में फर्स्ट टाइम जो डल कर आता है वो भी ऑर्डिनरी ही होता है, कोई सिंथेटिक नहीं होता। और मुझे कोई ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा ठीक है, इसमें मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं लगी कि सिंथेटिक होना चाहिए था। तो चलिए आइए दोस्तों इसका ड्राइव इंप्रेशन कर लेते हैं और ये चेक करते हैं क्या जो फरमान जी ने सारी चीजें इस कार के बारे में बताई हैं वो एग्जैक्टली कह रहे, वो तो अच्छी होंगी ही, क्योंकि उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। हम 10 मिनट के अंदर जितना हम चेक कर सकते हैं उतना चेक कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए मैं इस कार को फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ और इसकी एक्सलरेशन देखते हैं, ये इसका पिकअप वगैरह कैसा है और बाकी सारी चीजें कैसी है। दोस्तों इसकी पिकअप की बात कर लूं तो पिकअप इसका काफी अच्छा है। थोड़ा सा ट्रैफिक हमारे एरिया में ज्यादा होता है, इसलिए मुझे जॉब बार बार स्लो करनी पड़ती है, तो घबराइए मत दोस्तों। मैंने सेकंड गियर में भी डाल के 2,000 2,500 आरपीएम के ऊपर कार चली गई है। 50 की स्पीड के आसपास आराम से कार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मैं अगर ड्राइवेबिलिटी के व्यू की बात कर लूं दोस्तों तो इस कार का जो आपका हुड है यानी कि जो बोनट है वो थोड़ा सा लंबा दे रखा है, बट वो कार में बैठ के आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। काफी अच्छा व्यू आपको इसमें प्रोवाइड हो रहा है। जो आपको बोनट अगर आप इसका कार का देखना चाहते हैं तो ड्राइवर सीट पे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको दे रखी है। अगर आप उसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे दोस्तों तो आप उसका हो सकता है बोनट भी देख पाए। मैं 5'11" हूँ मगर मेरे को इस टाइम पे अपने ड्राइविंग सीट के हिसाब से बोनट नहीं दिख रहा है। बात कर लेता हूँ इसके गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स उतना स्मूथ तो आपको नहीं मिलेगा जितना एक पेट्रोल कार में मिलता है, बट ये गियर बॉक्स काफी हद तक बहुत अच्छा स्मूथ फंक्शनिंग इस गियर बॉक्स की है। गियर बॉक्स में आपको, दोस्तों मैं बात कर लूँ एसी की, तो एसी जिस तरीके से मिस्टर फरमान जी ने बताया था कि एसी वाकई ही बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मारुति कंपनी के एसी काफी अच्छे होते हैं। जो इसकी नेगेटिव बात वो बता ही चुके हैं आपको कि थोड़ा बहुत इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की फुल्की कम लगती है, पर ठीक है, इतना चल जाता है। इसको सेफ्टी के मामले में कार अच्छी है। जिस तरीके से मैं अब इसको चला रहा हूँ मेरे को ये कार चलने में थोड़ी हैवी लग रही है, उतनी स्मूथ नहीं लग रही है जितनी बाकी डीजल कार्स होती है। हो सकता है इनकी सर्विस वगैरह ड्यू हो रखी हो, मगर इन्होंने मुझे बताया अभी कार सर्विस होके आई है तो कार की सर्विस ड्यू नहीं हो रखी। टायर जो है ना इसके, टायर जिसके अभी मुश्किल से 20% रह गए होंगे, मुझे टायर चेंज कराने हैं, उसकी वजह से रफ चल रही होगी अभी। हाँ हो सकता है कि फरमान जी को इनके जो कार के टायर है टायर चेंज करा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कार थोड़ी सी हैवी चलने में पता चल रही है।
जो कि डीजल कारों में ऐसे पता चलता नहीं है। यहाँ तक कि मेरी कार में भी, जितनी मेरे पास में डीजल कार है, उनमें इतना पता चलता नहीं है कि इस तरीके से चल रही हो। टाइम पे जो कार मैंने स्टेबल कर रखी है, खड़ी हुई है रोड पे, तो काफी देर तक तो इंजन ऑफ था। इंजन ऑफ होने के कारण बैटरी से ये पावर ले रही थी, सिर्फ ब्लोअर इसका ऑन था। बट जैसे ही जो टेम्परेचर था कार का थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा, तो मैंने क्लच अभी नहीं दबाया था, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई कार। यानी कि स्टार्ट होने के बाद ही इसका कंप्रेसर चलेगा एसी का। तो चलिए आइए दोस्तों, एक बार इसके ड्राइवेबिलिटी के व्यू की बात कर लेते हैं। ड्राइवेबिलिटी का व्यू इसमें बहुत अच्छा आता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है कार चलाने में। आपको हर तरफ का अंदाजा बहुत अच्छे से हो जाता है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मेरे को थोड़ा इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स हल्का सा हैवी है, मतलब ज्यादा हैवी तो नहीं है। वैसे काफी स्मूथ है डीजल के हिसाब से। पेट्रोल में कंपेयर करेंगे तो नेचुरल सी बात है, तो फिर तो कहीं स्टैंड नहीं करता है। बट थोड़ा सा हैवी है। जो कार मुझे हल्की सी हैवी लग रही है चलने में। बाकी पिकअप तो कार ने बहुत अच्छा लिया है। मगर हो सकता है जिस तरीके से फरमान जी बता रहे हैं कि कार के टायर अब चेंज के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि 36,000 किलोमीटर चल चुके हैं। गुडियर के टायर फरमान जी की कार में लगे हुए हैं, और हर टायर में कम से कम 4 से 5 पंचेस वो लगवा चुके हैं। तो हो सकता है ये चेंज के लिए मांग रहे हो, तो उसके कारण भी काफी परफॉर्मेंस पे इतना फर्क पड़ जाता है। बट इतना ज्यादा भी नहीं पड़ता है जितना ये कार थोड़ी सी हैवी चल रही है। बाकी स्टेयरिंग की बात कर ले, तो स्टेयरिंग इसका लाइट है। स्टेयरिंग में मुझे बिल्कुल भी ऐसा हैवीपन कुछ नहीं लगा है। पिकअप कार का बहुत बेहतरीन है। आपका ओवरटेक करने के लिए, आपके हाईवे की ड्राइविंग के लिए ये कार बहुत ही शानदार है। आपको इसमें कंफर्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों कंफर्ट का आपको बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दे रखा है नीचे ड्राइवर सीट के साथ में, देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया है। हल्का सा इसको प्रेस करते तो ये खुल जाता है। खुल जाने के बाद में यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दे रखा है, और यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए आपको जगह दे रखी है। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स भी आपको दे रखे हैं। दोस्तों अगर मैं इसके एक ओपिनियन की बात कर लूँ, तो किस सर्कमस्टेंसेस में आपको एक कार लेनी चाहिए और किस सर्कमस्टेंसेस में आपको नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे पहला ओपिनियन तो मेरा ये है दोस्तों, कार चलने में तो काफी अच्छी है। फ्यूल इकोनॉमी फरमान जी ने बताई दी है कि विद इन सिटी भी 18 के आसपास ये दे ही देती है। तो नेचुरल सी बात है, 4-5 किलोमीटर तो आप हाईवे का आप इंक्रीज कर ही सकते हो। कार कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। मारुति की सर्विसिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है इसमें। दोस्तों मारुति की जो सर्विस होती है वो अच्छा ट्रस्ट आपको मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। इनके ओनर को इसकी बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा शिकायत नहीं है। जब उनको शिकायत नहीं है तो हमें क्यों शिकायत होगी। और अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी प्रोवाइड करके दे देती है, जो कि काफी अच्छा है। खैर, जब आपकी कार फुल्ली लोडेड होगी और लगेज भी लोडेड होगा, तो नेचुरल सी बात है, अगर कार थोड़ी भी अप्स एंड डाउन से निकलेगी तो टचिंग तो नीचे जरूर इसके चेसिस टच जरूर होगा रोड पे। बाकी नेगेटिव में मैं अगर इसकी बात करूं दोस्तों कि किस सर्कमस्टेंस में आपको इस कार के लिए नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव तो दोस्तों इसकी सिर्फ एक हल्की फुल्की बिल्ड क्वालिटी ही कह सकते हैं। बाकी कार में एयर बैग्स वगैरह तो आपको मिल ही जाते हैं। बाकी तो उसके अलावा कुछ एज सच इस कार में खराब नहीं है। कार बहुत अच्छी है दोस्तों। हो सक जहाँ, अरे बाप रे, ये क्या था, ये दोस्तों अभी आपने एक आवाज सुनी। वो आवाज इनके जो डैशबोर्ड में कुछ क्लिप लगी होती है, वो इन्होंने फरमान जी ने मुझे बताया था, उस क्लिप में थोड़ी सी दिक्कत है। उसके कारण इन्होंने कंपनी में कंप्लेंट भी लिखवा रखी है। तो कंपनी से कॉल्स आ रही है इनको ठीक करने के लिए। क्योंकि अभी आपने छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स देखे होंगे जो कि टोल टैक्स से जस्ट पहले लगे होते हैं। हम तो टोल टैक्स पे नहीं थे, बट हमारे एरिया में भी यहाँ पे लगे हुए हैं वो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स। उस पे इस डैशबोर्ड से आवाज आई थी कुछ टक टक सी। तो वो जब ठीक हो जाएगी तो वो आवाज प्रॉपर हो जाएगी, मतलब कोई आवाज वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं आएगा आपके इस बार में। दोस्तों ये हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस हमने आपके साथ में शेयर करा है, जो
फरमान जी ने हमें इस कार के बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर याद रखें। तो मिलते हैं कल आपके साथ में एक और नई वीडियो के साथ में। तो अब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।